नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में आप लोगों को संतुलित भोजन के बारे में बात करेंगे। जो हमारी फसलें हैं उनको संतुलित मात्रा में भोजन देना है, कैसे किस तरह से देना है। और देखिए, संतुलित भोजन मनुष्यों का हो या पेड़ पौधों का हो, सबको अगर संतुलित भोजन मिलता है तो वो स्वस्थ और हरा भरा अपना जीवन चक्र जो होता है वो किसी भी बीमारी से लड़ने से लेकर कीटों से लड़ने से लेकर अपना जीवन चक्र बड़ा सुगम तरीके से पूरा कर लेता है। तो हम किसान भाइयों की बहुत ढेर सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो संतुलित भोजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और मेजर जो खादें होती हैं उनकी मात्रा आए दिन पर दिन बढ़ाते जाते हैं। आवश्यकता कुछ और होती है पौधों को और देते कुछ और हैं। तो संतुलित भोजन चाहे वो मनुष्यों का हो या जानवरों का हो या पेड़ पौधों को हो, बहुत ही बढ़िया भोजन होता है। और सही मात्रा में भोजन देना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे क्या है कि अपनी उपज, फसलों की अच्छी उपज मिल जाती है। और अगर अपनी बात करें तो स्वास्थ्य, जो हमारा लोगों को स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, किसी बीमारी से लड़ने के प्रति सहनशीलता अंदर आ जाती है। वो संतुलित भोजन की आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इस समय अगर हम बात करें तो सरसों की बुआई भी होगी और गन्ने की बुआई भी होगी। गेहूं की बुआई भी कुछ अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। आलू की बिजाई भी करेंगे, उसमें भी हमें संतुलित भोजन देना है। तो संतुलित मात्रा देने के लिए आप लोगों को बता दें कि कुछ बातें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। जैसे कि नंबर 1, जो हमारे मुख्य भोजन होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनको संतुलित मात्रा में देना है। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रेंट आ जाते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रेंट आ जाते हैं, द्वितीयक और सूक्ष्म तत्व जो आते हैं, उनको भी संतुलित मात्रा में देना है। कितनी क्या आवश्यकता है ये भी हम किसानों को जानना चाहिए। और मिट्टी में देते हैं कौन कौन सी खादें देना चाहिए मिट्टी में और कौन कौन खादें ऊपर से देना चाहिए, इसकी भी थोड़ा चर्चा करते हैं। और जैसा कि अभी फसलें गन्ने की बुआई होने जा रही है, तो किसान भाइयों आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने के बाद फिर आप लोग दवा का स्प्रे करते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। वो खर्चे भी बढ़ते हैं आपके और उपज भी घटती है, और अपनी फसलों का जो सही हमको इल्ड उपज चाहिए होती है वो भी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहले से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। बिजाई के समय ही सावधानी बरतें, जिससे आने वाले समय में जो है कोई बीमारी हमारे खेत में ना आए और हमें अच्छी उपज मिले। इसके लिए क्या करना है कि जैसे अब हम चर्चा करते हैं गन्ने की बुआई के बारे में। तो गन्ने की बुआई में पहले हम खेत तैयार करते हैं। खेत तैयार करते समय ध्यान रखना है कि हमारी फसलों में जो बीमारियां आती हैं, जैसे बीज जनित बीमारी होती है और मिट्टी जनित बीमारी होती है और वायु जनित बीमारी होती है। तो 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, इन्हीं से ही बीमारी हमारी तैयार होती है। जैसे कि हमने बीज जनित बीमारी उपचार करना है या बचाना है बीज जनित से, तो हमको बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार करते समय ध्यान रखना है कि फफूंदीनाशक बीज उपचार करें। आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से भी कर सकते हैं। आप अन्य कंपनी के जो टेक्निकल आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि मॉन्सरीन भी आती हैं और बहुत सारी आती हैं ऐसी फफूंदनाशी। जैसे बात करें एमिस्टार, सिंजिंटा कंपनी का है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी अन्य कंपनी हैं, जैसे कि यूपिल का इलेक्ट्रॉन करके कुछ ऐसा आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और सिंगल आप बात करें तो जो हम लोग बताते हैं कि थायरफ्रन मिथाइल, उससे भी उपचार कर सकते हैं। इससे क्या है कि फफूंदी नाशक ये सारे उत्पाद हैं, इससे अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो ये है कि बाहरी तरीके से और अंदर तरीके से जो भी फफूंद अभी उसमें पनप रहा है या बैठा हुआ है, जो सही मौसम मिलते ही वो अपने आप में जो है बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इससे हमें निजात मिल सकती है और छुटकारा पा सकते हैं बीज से। बीज के अंदर जो बीमारियां हैं उनसे भी हम
अधिकतम सोचते हैं कि बीज में जो बीमारी है वो यहीं पे डेथ हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिससे आने वाले समय में वो बीमारी ना आए। और दूसरी बात है, देखते हैं कि जैविक समाधान भी हैं हमारे पास, बहुत ढेर सारे जैविक समाधान हैं जो किसी प्रकार के इंसानों के लिए, जीव जंतुओं के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होते हैं। तो वो हम क्या करते हैं उसके लिए, अगर आप फफूंदीनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है कि पहले आप फफूंदीनाशक का उपचार कर लीजिएगा और बाद में आप करिएगा जैविक फफूंदीनाशक का। तो अब ये ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक जो होते हैं, जो बैक्टीरिया नाशक होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बैक्टीरिया बेस ही हमारे फफूंदीनाशक होते हैं। तो जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, तो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को भी आप उपचारित उससे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको कि 8 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लेना है, 8 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको सूडोमोनास लेना है। और इसी में आप चाहें तो एक और चीज़ मिला सकते हैं कि 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप गुड़ भी ले सकते हैं, जिससे कि उन जीवाणु जो हमारे फफूंद हैं, जो जैविक फफूंद हैं, जो जिनका भोजन होता है, उनको भोजन मिल जाएगा, तो वो और लंबे समय तक उस बीज में अपना कॉलोनी बना सकते हैं, रह सकते हैं, और जो हमारे शत्रु फफूंद हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये तरीका है बीज उपचार करने का, गन्ने के बीज उपचार के लिए। इससे क्या है कि गन्ने में जो गन्ने बीज जनित बीमारी हैं वो हमारी कंट्रोल रहेंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा बीज उपचार, और बीज से बीमारी होने वाली जो समस्या है उससे निजात मिल गया। अब हम बात करते हैं सॉइल जनित बीमारी का, तो मिट्टी उपचार भी करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि बीज में हमने तो सावधानी बरत ली, अब मिट्टी के लिए हमें उपचार करना है। तो मिट्टी को उपचार, अब मिट्टी भारी मात्रा में है, मान लीजिएगा हमारे 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक हमारी मिट्टी को उपचार करना है। और हमारे हल जो हैं, जोतने की प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि कुछ रोटावेटर हैं कम 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच तक ही हो सकता है कि जोत पाएँ, खेत को उलट पलट पाएँ। तो इससे भी ध्यान रखना है कि खेत को जुताई करते समय हमको बीज उपचार करना है, तो क्या करना है कि पहले से ही हमें बीज उपचार करने के लिए आपको बता दें कि खेत खाली पड़ा हो उसी समय डाल के तब जुताई करा दें, गहरी जुताई करा दें, उथली जुताई करा दें, तो ये सारी मिट्टियों में वो आसानी से बिखर जाएगा, मिल जाएगा। तो ये बेहतर तरीका है, ऐसा ही करना चाहिए। कि कुछ किसान भाई हमारे ऐसे करते हैं कि लास्ट की जुताई में जो है मिट्टी उपचार करते हैं, तो ऐसा भी नहीं, ये गलत तरीका है। जब लास्ट की जुताई में करेंगे तो ऊपर की लेयर को ही उपचार कर पाएगा, हो सकता है नीची लेयर में ना जा पाए वो फफूंद, वहाँ बैठ के अपना जीवन यापन करे, उसके बाद सही मौसम मिले तो ऊपर निकल आए वो ना। तो ऐसी सावधानी बरतनी पड़ेगी आप लोगों को। तो मिट्टी उपचार के लिए आपको बता दें, सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपको कॉपर सल्फेट और बोरान, ये सबसे बेहतर हैं। उसके बाद ये तो हमारे हो गए। कॉपर सल्फेट में क्या है कि ज़मीन में जब आप कॉपर डालेंगे, तो देखिए कॉपर एक फफूंदीनाशक है, हम सब जानते हैं। कॉपर इसीलिए महत्वपूर्ण है, पहले तो एक सूक्ष्म तत्व है, दूसरा ये फफूंदीनाशक का कार्य करता है। तो जब आप प्रयोग करें मिट्टी उपचार करने के लिए, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें 2 किलो। अगर जिन किसान भाइयों के पास जैसे लगता है कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो आप पंसारी दुकान से भी कॉपर तूतिया खरीद सकते हैं। वो तूतिया आप 3 किलो ले लीजिएगा, 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको कूट के डालवा दीजिएगा। और जो हम मार्केट से लेते हैं वो 1 से 2 किलो के हिसाब से उसमें मापक होता है, उसमें क्वालिटी होती है, मेंटेन करके रखा जाता है कितने % है। तो वो 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत खाली पड़ा है उसमें आप बिखेरेंगे। और अब क्या करना है, उसी में बोरान ले लेना है। बोरान का भी बहुत बड़ा योगदान है। बोरान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट, जैसे हमने बोरान दे दिया, तो बोरान में क्या है कि जब हम बोरान डालते हैं, डाइसोडियम ऑक्टाहाइड्रेट टेट्राबोरेट जो होते हैं, या पेंटाहाइड्रेट होते हैं, या कोलमनाइट बोरान होते हैं, ये सोडियम बेस होते हैं, है ना।
तो इनको डालने से जो हमारे बहुत ही माइक्रो होते हैं, जो केशिका जल में फफूंद एंट्री कर देता है, कभी कभी मिट्टी में ऊपर सरफेस में नहीं दिखते हैं लेकिन अंदर गहराई से वो जाके बैठा रहता है, तो उसको भी ट्रीटमेंट कर देता है बोरान वगैरह जो है हमारी। और दूसरी बात ये जो है हमारे सूक्ष्म तत्वों का काम करता है। सूक्ष्म तत्व है ही फिलहाल में, तो इसका भी बड़ा योगदान है। तो जब ये भी डाल देंगे तो ज़मीन में जो भी हमारे और स्पोर होंगे फफूंद के, वो भी किल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और नीम खाद जो हम कहते हैं, जो कीटे जो हमारे मिट्टी में कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनसे भी निजात मिल जाएगा अगर इसी समय हम देखते हैं कि नीम की खली डाल देंगे, अनमोल खाद नीम प्लस आता है, उसको प्रयोग कर लेंगे। तो इसका अगर प्रयोग कर देते हैं, मिला के डाल दीजिएगा, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी बीज उपचार हो गया और मिट्टी भी उपचार हो गई। अब आपके 2 रास्ते बंद हो गए रोगों से, रोग के आने के 2 रास्ते बंद हो गए। एक बीज से बंद हो गया और दूसरा मिट्टी से बंद हो गया। देखिए, अब मिट्टी का भी उपचार इसमें कर लिया है, अब इसका भी जैविक उपचार होता है। लेकिन अब हमने कॉपर सल्फेट डलवा दिया, इसमें बैक्टीरिया नाशक भी काम करता है कॉपर। इसलिए जो है अब हमको क्या करना है कि कॉपर जो देने के बाद जुताई जब कर रहे होते हैं, तो जुताई करने के बाद जब एक जुताई करने के बाद दूसरी जुताई में अगर देना है तो फिर आप जैविक का प्रयोग कर सकते हैं। इसे वो तो मिल गया मिट्टी में मिलने के बाद आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, इस तरह से समझ लीजिएगा। शत्रु फफूंद को ही मारेंगे, मित्र फफूंद को नहीं मारेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास बहुत ही अच्छा कार्य करता है, लंबे समय तक करता है, लेकिन उसका सही तरीका ये है कि पहले उसको मल्टीप्लाई करके ही डाला करें। डायरेक्ट डालने से कोई मतलब नहीं है। आप डालते हैं, ज़मीन में कार्बन नहीं होता है तो वो जो जीवाणु होते हैं, जो जिससे मल्टीप्लाई होना होता है, उनका भोजन नहीं मिलता है तो डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। तो वो शत्रु कीट को क्या, शत्रु फफूंद को क्या मारेंगे जब खुदे उनको जीने के लिए कुछ भोजन नहीं है, काम कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को मल्टीप्लाई करके अपने घर में तैयार करके गोबर की खाद में मिलाकर उनको 24-48 घंटे, 2-3 दिन, 4 दिन जो आपके पास समय हो उस समय से रख के बना के तब डाला करें, तो बेहतर परिणाम मिलेगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और जहाँ भी उसको सही मौसम मिला वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और पूरे हर एक कण में, हर एक मिट्टी के हर एक भाग में पहुंच जाएगा। ज़्यादा मात्रा में जब डालेंगे तो हर मिट्टी के हर कण में पहुंच जाने से बेनिफिट आपको अधिक मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो है पूरी तरीके से बीज मिट्टी उपचार हो जाएगी। तो ये तरीका है मिट्टी उपचार करने का। और देखिए, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास की सही मात्रा अगर बात करें तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा और 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सूडोमोनास, दोनों अलग अलग होते हैं। सूडोमोनास का भी प्रयोग किया करें और ट्राइकोडर्मा को। डर्मा सब लोग प्रयोग करते हैं, सूडोमोनास का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको बता दें कि बीमारी कई प्रकार की होती हैं। देखो, फफूंद जनित बीमारी भी होती हैं और बैक्टीरिया जनित बीमारी होती हैं। तो बैक्टीरिया फफूंद अलग अलग होते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। बैक्टीरिया से विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं और फफूंद से विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो इसको ध्यान में रखकर ही आपको प्रयोग करना है। तो मिट्टी में जो हमें करना था, बीज उपचार कर दिए और मिट्टी उपचार कर दिए। 2 वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार किसान भाई।